नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित देसाई है और मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। आज हम स्पिलेज मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, स्पिलेज क्या है? तो हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट्स की केयर करते वक्त या प्रोसीजर करते वक्त उसका कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर नीचे गिरता है तो उसे स्पिलेज कहते हैं। और उसे मैनेज करने के बाद उसी सरफेस को डिसइंफेक्ट करने की जो प्रोसीजर है उसे हम स्पिलेज मैनेजमेंट कहते हैं। तो 5 स्टेप्स है जिनको हम सक्सेसफुली, अगर देखा जाए, अगर ये 5 स्टेप को हम सक्सेसफुली फॉलो करेंगे तो एक अच्छी तरह से हम स्पिलेज मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कॉर्डन ऑफ द स्पिलेज। किसी भी सरफेस पर दोस्तों अगर स्पिलेज हुआ है तो सबसे पहले हमें उस एरिया को कॉर्डन कर देना चाहिए ताकि आते जाते वक्त कोई भी इंसान उसके कांटेक्ट में ना आए और स्पिलेज को बढ़ावा ना दे सके या फिर इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोक सकता है। दूसरी चीज है असेस द टाइप ऑफ द स्पिलेज। दोस्तों, स्पिलेज के टाइप को असेस करने से ही हमें पता चलेगा कि उसको मैनेज करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। तो दूसरा स्टेप जो था वो असेस द टाइप ऑफ द स्पिलेज, और तीसरा उसी हिसाब से हम उसका जो इक्विपमेंट है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा स्टेप है दोस्तों, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वो हम पीपीई की मदद से कर सकते हैं। और आखिर में लास्ट में जो है डिसइंफेक्ट एंड क्लीन द सरफेस। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में एक स्पिलेज किट रहता है। उसके अंदर सारी चीजें स्पिलेज को मैनेज करने के लिए रखी जाती है। तो कोई भी स्पिलेज मैनेज करने से पहले हमें वो किट चेक करनी चाहिए कि उसके अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट है कि नहीं है। तो यूजुअली देखते हैं कि जनरली स्पिलेज किट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। तो पीपीई किट रहती है जिसमें कैप, गॉगल्स, मास्क, ग्लव्स, गाउन और शू कवर, इतना रहता है। उसके बाद क्लीनिंग सॉल्यूशन रहता है, टिश्यू पेपर, अगर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह न्यूज़पेपर भी यूज किया जा सकता है, और अगर एब्जॉर्बेंट पैड्स मिलता है तो वो सबसे बेहतरीन चीज है दोस्तों। फिर एक एयर टाइट कंटेनर भी अंदर होना चाहिए, एक सिरिंज होनी चाहिए, रेड एंड येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग होनी चाहिए ताकि स्पिलेज के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुए उसे हम डिस्पोज कर सकें। तो अब देखते हैं स्पिलेज को मैनेज कैसे करते हैं। तो स्टेप 1, कॉर्डनिंग ऑफ द स्पिलेज। तो जब भी स्पिलेज होता है तो एक चीज को खास ध्यान रखना है कि अगर आप स्पिलेज मैनेज करने के लिए ट्रेंड नहीं हो या फिर आपके पास उसको मैनेज करने के लिए योग्य पीपीई नहीं है तो आप उस स्पिलेज को टच नहीं करोगे। कुछ ऐसे एनवायरनमेंट या सरफेस रहते हैं दोस्तों कि जहाँ पे स्पिलेज मैनेज करना जल्द से जल्द अनिवार्य होता है ताकि हॉस्पिटल्स की जो प्रोसीजर रहती है या फिर दूसरी जो गतिविधि रहती है वो स्मूथली चलती रहे, जैसे कि लैब एंट्री है, नैरो स्टेयर्स है। तो ऐसे केसेस में स्पिलेज को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे के उसे सबसे पहले हम मैनेज कर लेंगे। जहां भी स्पिलेज हुआ है उसके थोड़े दूर दोनों तरफ या चारों तरफ हम वेट फ्लोर का नोटिस लगा सकते हैं। अगर हमारे पास नोटिस अवेलेबल नहीं है तो हम कोई भी फिजिकल बैरियर यूज कर सकते हैं, जैसे कि चेयर है, बेंचेस है, स्टूल है, कुछ भी रख सकते हैं। अगर ये चीज भी अवेलेबल नहीं है तो हम किसी भी अपने असिस्टेंट को या फिर अपने सहयोगी को बोल सकते हैं कि वो आगे जाके सबको आगे जाके खड़ा रहे और सबको एक बार इंस्ट्रक्ट कर दे कि आगे स्पिलेज है तो वहां से संभाल के जाए। अगर दरवाजा या फिर उसके अंदर कोई रूम है तो अगर उसको पॉसिबली है अगर लॉक करना तो उसे लॉक कर दिया जा सकता है। तो ये था स्टेप 1। अब देखते हैं कि दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं। असेस द टाइप ऑफ द स्पिलेज। तो स्पिलेज के टाइप को असेस करने के लिए हम अपने आप को 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। 2 के आंसर में हमको अपना टाइप पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो स्पिलेज है वो कौन से फर्निशिंग सरफेस पे हुआ है, या तो सॉफ्ट सरफेस है या तो फिर हार्ड सरफेस पे है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पिल क्या हुआ है, ब्लड है या बॉडी फ्लूइड है। ये इसीलिए असेस करना जरूरी है दोस्तों क्योंकि इसके हिसाब से हमें आगे पता चलेगा कि हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए ताकि वो लेके ही हम स्पिलेज को मैनेज करने के लिए जा सकते हैं। स्टेप 3 दोस्तों, अब देखते हैं कि करेक्ट इक्विपमेंट कैसे इकट्ठा किए जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के स्पिलेज के लिए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट सेम ही होते हैं, लेकिन स्पिलेज को मैनेज करने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसकी मात्रा में घटावा बढ़ावा रहता है। उस हिसाब से स्पिलेज को मैनेज किया जा सकता है। तो एक सॉल्यूशन रहता है क्लोरीन रिलीजिंग सॉल्यूशन।
या फिर एक सॉल्यूशन रहता है जिसमें क्लोरीन की मात्रा 10,000 ppm होती है, वो सॉल्यूशन हम ब्लड स्पिलेज में यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एरिया भी बर्डन कर दिया है, हमको सब कुछ मालूम है, तो हम यहाँ पे जो जहाँ भी ब्लड का स्पिलेज हुआ है वहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है 10,000 ppm पर क्लोरीन वाला उसके ऊपर हम डाल देंगे। फिर आधे घंटे तक उसको वेट करेंगे। आधे घंटे बाद उसको हम पेपर या टिश्यू पेपर या फिर अब्जॉर्बिंग जेल से उसको हम सोख लेंगे। फिर उसको गर्म पानी जो डिटर्जेंट वाला रहता है उससे क्लीन करने के बाद हम अपने जो एजेंट्स होते हैं क्लीनिंग एजेंट उससे हम डिसइंफेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों यूरिन स्पिलेज में क्या करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्पिलेज वाइज अलग अलग वो केमिकल एजेंट रहते हैं। अब यूरिन के अंदर हम क्लोरीन एजेंट की मात्रा उतनी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में क्लोरीन आता है यूरिन के तो वो एक टॉक्सिक गैस रिलीज करता है और वो एसिडिक फॉर्म में बन जाता है। ये गैस आंखों में जाने से भी इरिटेशन होता है या फिर ब्रीदिंग में जाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी कहीं यूरिन स्पिलेज हुआ है तो हम डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल या फिर हमारे पास अगर जेल अवेलेबल है तो उससे हम पहले स्पिलेज को सोख लेंगे। फिर वो सूखे हुए सरफेस पे हम क्लोरीन का जो एजेंट है जिसकी मात्रा 1000 ppm पर क्लोरीन रहती है उसको हम डालेंगे। आधा घंटा हम वेट करेंगे और आधे घंटे बाद हम उसको गर्म पानी डिटर्जेंट वाले गर्म पानी से हम क्लीन करके उसे हम उसके बाद डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फीसस, वॉमिट या स्पुटम का अगर स्पिलेज हुआ है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि डिस्पोजेबल पेपर और टॉवेल से उसको ले लेंगे। उसके बाद क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट जो है जिसकी मात्रा 1000 ppm है उससे हम उसके फर्स्ट सरफेस पे डाल देंगे और उसके बाद हम गर्म पानी या डिटर्जेंट वाले गर्म पानी से क्लीन करके उसके बाद हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे दो चीजें सामने आई है। एक क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट है और एक जेलिंग एजेंट है। तो दोनों चीजें एक नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है दोस्तों। क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट जैसे कि सोडियम क्लोराइड है वो कॉमनली ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड स्पिलेज के अंदर उसको डिकंटामिनेट करने के लिए काम आता है। क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट जो है वो हर चीज में यूज नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे यूरिन रहता है तो ऐसी जगह पे उसे हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों साथ में मिलकर एक टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं जो एक आंखों में जाने से भी इरिटेशन होती है, रेस्पिरेटरी या फिर स्किन इरिटेशन भी होती है। अगर स्टेनलेस स्टील का सरफेस है तो यहाँ पे भी हम क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे भी ज्यादातर कॉन्टेक्ट में आने से जंग लगने के चांसेस रहते हैं। तो जेलिंग एजेंट क्या है दोस्तों? तो जेलिंग एजेंट याद रखना है कि वो बॉडी फ्लूइड को सोक कर लेता है, जो भी अपना स्पिलेज है उसको सोक कर लेता है। ये कोई क्लीनिंग एजेंट नहीं है। जेलिंग एजेंट जो है वो कोई भी स्पिलेज को सोक कर लेता है। तो जेलिंग एजेंट जो है उसको हम सिर्फ स्पिलेज को सोक करने के लिए यूज करते हैं। जेलिंग एजेंट को यूज करने के बाद भी हमें क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट की जरूरत तो पड़नी ही है। तो जो क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट है उसे कहाँ यूज कर सकते हो? जैसे यूरिन बॉटल्स है, बेड पेन्स है, वॉमिट बाउल्स है, चेस्ट रिंस है, ऐसी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। और ये जो जेलिंग एजेंट है वो मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनके जेलिंग एजेंट के थोड़े डेंजर्स है कि जैसे कि जेलिंग एजेंट रखने से वो जो पूरा जो फ्लोर या फिर सरफेस रहता है वो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, तो वहां पे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्वॉलो में अगर आता है जेलिंग एजेंट तो वो अपना थ्रोट और एयरवे भी ब्लॉक कर सकता है। तो क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट या जेलिंग एजेंट दोनों को यूज करने से पहले उसका जो यूजर मैनुअल है उसे पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसका हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। चौथा जो स्टेप है दोस्तों वो है प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो प्रोटेक्ट कैसे करना है? तो हमें प्रॉपर तरीके से हमें पीपीई किट पहननी है, जिससे हम
जो भी स्पिलेज हुआ है उससे हम कंटामिनेटेड होने से बच सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे हाथ पे कोई कट या फिर ग्रेज है तो उसे हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग के जरिए कवर कर सकते हैं, ताकि अगर हम उस स्पिलेज के कांटेक्ट में आए तो भी हमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। करेक्ट पीपीई जो ऑर्डर में पहनना है उसी ऑर्डर में हम उसको पहनेंगे। उसके बाद उसको निकालने की प्रोसीजर भी जिस तरीके से हमें बताई गई है उसी तरीके से हम निकालेंगे। स्पिलेज के कांटेक्ट में आने से पहले प्रोटेक्टिव आई वियर और फेस मास्क को लगाना जरूरी है, ताकि स्पिलेज के वक्त अगर स्प्लैशिंग हो तो आई और हमारी आंखें और हमारा जो मुंह है उससे बच सकता है और इन्फेक्शन लगने के चांसेस हम उसको कम कर सकते हैं। और ऑलवेज हमें ये चीज याद रखना है कि पीपीई को निकालने के बाद हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है। सबसे आखिरी स्टेप है डिसइंफेक्ट एंड क्लीन। इसके अंदर दोस्तों सिर्फ 5 छोटे स्टेप्स है। अगर 5 स्टेप आपने याद कर लिए तो कोई भी स्पिलेज को आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि डिसइंफेक्ट द स्पिलेज एरिया को डिसइंफेक्ट करना है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि स्पिलेज एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसकी साइज और टाइप के हिसाब से अलग अलग तरीके से उसे मैनेज किया जा सकता है। डिसइंफेक्ट करने के बाद जो दूसरा स्टेप है कि जो सरफेस है उसे हम साबुन वाले या फिर डिटर्जेंट वाले गर्म पानी से उसे साफ करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप है उसे ड्राई होने देना है। अगर इमरजेंसी है तो उसे हम मैन्युअली भी ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप है कि स्पिलेज मैनेज करते वक्त जो भी चीजें हमने इस्तेमाल की है, जैसे कि पेपर टॉवल है, पीपीई किट्स है, वो सारे हम प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट के नियम के अनुसार प्रॉपर बैग के अंदर उसे डाल के हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे। और आखिरी स्टेप है दोस्तों हैंड हाइजीन। कोई भी प्रोसीजर करो उसके बाद हैंड हाइजीन करना कंपलसरी है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू।